शुरू हो रहा है। क्या बिहार का भविष्य उसके प्राचीन अतीत में छिपा है? हमारे सामने जो रोड मैप है वो 2047 तक बिहार के विकास के लिए एक, कह सकते हैं, एक अनूठा रास्ता सुझाता है जो राजा जनक के शासन मॉडल पर आधारित है। तो सवाल यह है कि क्या एक राजर्षि, मतलब एक राजा संत का आदर्श आज के बिहार को बदल सकता है? ये सुनने में हाँ भले ही थोड़ा काल्पनिक लगे, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। राजर्षि का मतलब ये राजतंत्र की वापसी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है शासन के उन सिद्धांतों को अपनाना जो सत्ता से ज्यादा कर्तव्य पर और छोटे मोटे राजनीतिक लाभ से ज्यादा दूरगामी विवेक पर जोर देते हैं। ये गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत जैसा है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये प्राचीन दर्शन आज की जमीनी हकीकत से, मेरा मतलब है बिहार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से कैसे जुड़ेगा? और निष्काम कर्म का ये सिद्धांत सिर्फ राजा के लिए नहीं था, बल्कि शासन की पूरी संरचना में दिखता था, जिसकी शुरुआत होती थी विद्वत परिषद से, यानी विद्वानों की सभा से। ये आज की कैबिनेट जैसी नहीं थी। एक मिनट, विद्वानों की सभा, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा अलोकतांत्रिक नहीं है? मतलब अगर विशेषज्ञ ही सारे बड़े निर्णय लेंगे तो फिर जनता द्वारा चुने हुए नेताओं का क्या काम होगा? बहुत जरूरी सवाल है, और ये मॉडल इसका जवाब भी देता है। आज के संदर्भ में एक राज्य विकास परिषद का सुझाव है, जो सरकार से ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ काम करेगी। ये एक सलाहकार संस्था होगी, जिसमें अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। अच्छा। इसकी असली ताकत इसकी स्वतंत्रता में होगी। इसके सदस्यों का चुनाव सरकार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र समिति करेगी, और उनका कार्यकाल 10 साल का होगा। 10 साल? हाँ, जो 2 चुनावी चक्रों से भी ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि नीतियां अगले चुनाव को देखकर नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर बने। ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें हैं या इसका कोई कोई व्यावहारिक पक्ष भी है? बिल्कुल व्यावहारिक। ये मॉडल पश्चिम की नकल करने के बजाय बिहार की अपनी भूली बिसरी ताकतों को फिर से जगाने पर जोर देता है। जैसे दक्षिण बिहार की प्राचीन आहार पइन जल प्रबंधन प्रणाली। आहार पैन? जी, ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं थी। ये बाढ़ और सूखे दोनों का एक साथ समाधान करती थी। ये तो कमाल है। मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा कि मगध साम्राज्य के दौरान इस प्रणाली ने लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया था और आज भी इसके अवशेष मौजूद हैं। तो ये कोई काल्पनिक विचार नहीं, एक भूली बिसरी हकीकत है। आपने सही पकड़ा। और दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रिटिश गैजेटियर में भी इस आहार पइन प्रणाली की बहुत तारीफ की गई थी। लेकिन बाद में नहरों और नलकूपों के आने से इसे भुला दिया गया। ये नलकूपों से कहीं ज्यादा टिकाऊ और सस्ती तकनीक है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर। बिहार के अर्थव्यवस्था में एक मिसिंग मिडिल की समस्या है। मतलब अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में कूद गई। एक मजबूत औद्योगिक आधार वो बना ही नहीं। अच्छा। इसका समाधान कृषि प्रसंस्करण में छिपा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिथिला मखाना। हाँ, जिसे जीआई टैग भी मिला है और दुनिया का लगभग 85-90% उत्पादन बिहार में ही होता है। सही कहा। लेकिन आज भी मखाना किसानों को वो दाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ज्यादातर मखाना वो कच्चा ही बाहर भेज दिया जाता है। एक राजर्षि दृष्टि वाली नीति सिर्फ सब्सिडी देने के बजाय प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने पर ध्यान देगी। ताकि मेड इन बिहार एक ब्रांड बन सके। बिल्कुल, ताकि मेड इन बिहार मखाना दुनिया भर में एक प्रीमियम ब्रांड बने। इसी में आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। तो इसका कुल मतलब ये है कि ये मॉडल जापान के पश्चिमी तकनीक जापानी आत्मा वाले नारे की तरह है, यानी आधुनिक तकनीक बिहारी संस्कार। लेकिन एक खतरा ये भी तो है कि परंपरा के नाम पर हम कहीं प्रगति को ही ना रोक दें। ये एक वाजिब चिंता है, पर ये मॉडल अतीत में अटकने की बात नहीं करता। ये अपनी जड़ों को पहचान कर उन्हें वैश्विक अवसरों से जोड़ने का एक खाका है। लक्ष्य केवल जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि बिहार को एक बार फिर विदेह बनाना है। विदेह? यानी ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का एक ऐसा केंद्र जहां शरीर पर कोई देह या बोझ न हो।
ये विकास का एक वैकल्पिक रोड मैप तो पेश करता है, लेकिन जाते जाते गहरा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या आज के दौर में कोई समाज सच में अल्पकालिक राजनीतिक लाभों पर दीर्घकालिक विवेक को प्राथमिकता दे सकता है और एक आधुनिक लोकतंत्र